हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका हम रिवीजन करेंगे एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और इसमें हमने अलग अलग टाइप की कमिटीज़ को कंपैरिजन किया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ही पेपर पे पूरे अलग अलग टाइप ऑफ कमेटी का कंपैरिजन किया है। और इसमें इस चैप्टर में मैंने हर एक प्रोविज़न के आगे अपने समरी नोट्स बनाए, जैसे कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा ये समरी बनाया है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं थी समरी बनाने, वहाँ से अंडरलाइन किया, जो कि जो प्रोसीजरल पार्ट होते हैं। और मेन इसका आता है, मेन क्वेश्चन आता है एक तो ऑडिट कमेटी में, जो मैंने ऊपर ही सिंप्लीफाई कर दिया एक ही पेज पे। बाकी इसका आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन से। तो उसको मैंने हर एक लाइन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। जैसे कि ये देख सकते हैं इसका रेम्यूनरेशन कमेटी का। फिर आगे पूरा प्रोविज़न जो है हर एक, मैंने इसमें पीडीएफ एक बार आपको दिखा देता हूँ। हर एक चैप्टर के मैंने समरी नोट्स साइड में हर एक प्रोविज़न के समरी नोट्स मैंने साइड में लिखे हैं। और इसमें मेन अमेंडमेंट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, जो भी नवंबर 19 को अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे वो भी सारे इसमें इंक्लूडेड है। सारे रेगुलेशन में जो भी अमेंडमेंट इंक्लूडेड है। और ये नोट्स जो है मैंने सी पंकज के नोट्स को मैंने इस्तेमाल किया है। और उसमें एनालिसिस वगैरह सब कुछ मैंने लिखा है अपने हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये मैं पीडीएफ बनाया है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले कमिटीज़ को देखते हैं हम। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले कमिटीज़ में क्या है, कमेटी को भी अलग अलग टाइप के कंपैरिजन कैसे किया। जैसे कि ये ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में कमेटी एज पर सेबी एलओडीआर और कमेटी एज पर सेक्शन 177। फिर रहता है एनआरसी, नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी एज पर सेबी एलओडीआर और सेक्शन 178। फिर एस आर सी एज पर सेबी एलओडीआर और सेक्शन 178। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एज पर सेबी एलओडीआर, उसमें से कंपनीज एक्ट में के हिसाब से अपने सिलेबस में नहीं है। और अब हम देखेंगे कि इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या है, वेरियस टाइप ऑफ कमेटी की एप्लीकेबिलिटी। तो सेबी एलओडीआर के हिसाब से ऑडिट कमेटी हर एक लिस्टेड कंपनी को बनाना जरूरी है, मतलब एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सेक्शन 177 के हिसाब से एवरी कंपनी जिसका पेड कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, बोरिंग 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसमें एग्जैक्ट 50 करोड़ नहीं दिया है, और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। फिर रेम्यूनरेशन कमेटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। और अनलिस्टेड मतलब कि सेक्शन 178 के हिसाब से पेड वही सेम टू सेम जो ऑडिट कमेटी का है, 10, 50 और 100 सेम टू सेम है। और एसआरसी किसको एप्लीकेबल है, जहाँ पे मतलब कि स्टेक होल्डर 1000 या उससे ज़्यादा है, स्टेक होल्डर 1000 या उससे ज़्यादा है, उसमें वहाँ पे एसआरसी एप्लीकेबल होगा। 1000 या क्या मतलब कि शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और अदर कोई भी सिक्योरिटी होल्डर जो 1000 से ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी रखना जरूरी है। उसमें भी सेबी एलओडीआर के हिसाब से और कंपनी एक्ट के हिसाब से। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किसको रखना है, तो सेबी एलओडीआर के हिसाब से टॉप 500 जो लिस्टेड एंटिटी है, टॉप 500 मतलब कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो लिस्टेड एंटिटी है उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रखना जरूरी है। तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी के बाद में आता है कि ऑडिट कमेटी में जो सेक्शन कंपनीज एक्ट है उसमें एक्सेप्शन भी दिया है कि किसको ऑडिट कमेटी रखना जरूरी नहीं है। तो उसमें जॉइंट वेंचर और होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी और डोमेंट कंपनी, इनको ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं लगती, मतलब कि ये एक्सेप्शन में है। फिर आता है कंपैरिजन, मैंने इस हिसाब से किया कि सबको एक ही पेज पे, मतलब कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का प्रोविज़न जो है वो हर एक ऑडिट कमेटी का मिनिमम डायरेक्टर 3 होना चाहिए। देख सकते हो आप, जैसे कि ये ऑडिट कमेटी में भी 3, एनआरसी में भी सेम, एसआरसी में भी सेम, चाहे वो एलओडीआर के हिसाब से हो चाहे वो कंपनी एक्ट के हिसाब से हो, मिनिमम 3 डायरेक्टर रखना जरूरी है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना रखना है। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आपका सेबी एलओडीआर के हिसाब से ऑडिट कमेटी है तो उसमें 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और कंपनी एक्ट के हिसाब से बोलता है कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर आता है एनआरसी में कितना होता है कि बोलता है मोर देन हाफ ऑफ आपके इंडिपेंडेंट, जितने भी आपके एनआरसी में डायरेक्टर है उनके हाफ, मतलब कि मोर देन हाफ, मतलब कि 50 या उससे ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए।
फिर आता है एसआरसी। एसआरसी में क्या बोलता है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और वो सेबी एलओडीआर के हिसाब से है, और कंपनी एक्ट के हिसाब से कोई स्पेसिफाइड नहीं है, जो मेंबर चाहे उस हिसाब से हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जो जिस कंपनी में सुपीरियर वोटिंग राइट होते हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट मतलब कि जैसे शहर तो एक है, लेकिन आपके वोटिंग राइट वो 10 वोट के जितना वैल्यू उसको दिया जाएगा, उसको बोलते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट। जिस कंपनी में सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर इशू किया हुआ है, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अलग ही प्रोविज़न है। मतलब कि सेबी एलओडीआर के हिसाब से अगर आपने सुपीरियर वोटिंग राइट मतलब कि एसआर इशू किया हुआ है, तो सारे डायरेक्टर, सारे ऑडिट कमेटी के जो भी मेंबर है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कंपनी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब कि ये खाली सेबी एलओडीआर के हिसाब से ही प्रोविज़न है। कंपनी एक्ट के हिसाब से ऐसा कोई प्रोविज़न अब तक आया नहीं है। फिर नेक्स्ट है बाकी जितनी भी कमेटी है ना, उसमें 2/3 ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 2/3 ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, 2/3 ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब कि सेबी एलओडीआर के हिसाब से अगर आपने सुपीरियर राइट इशू किया है, तो ऑडिट कमेटी एज पर एलओडीआर के हिसाब से सारे डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और बाकी एनआरसी, एसआरसी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में टोटल जो मेंबर होंगे उनके 2/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट कमेटी में कौन कौन कंसिस्ट करेंगे, कि कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, तो ऑडिट कमेटी दोनों के हिसाब से एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव उसमें होगा। लेकिन एनआरसी जो है, एनआरसी में आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही आएंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे नहीं। लेकिन कंपनी एक्ट के हिसाब से एनआरसी में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों आ सकते हैं। फिर आता है एसआरसी। एसआरसी में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों आएंगे। और फिर नेक्स्ट है एसआरसी। एसआरसी में बोलता है कि कितना, मतलब कि मेजॉरिटी जो मेंबर होंगे ना, ऐसा अपने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर बोर्ड के मेंबर होंगे, ये मतलब कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर आता है चेयरपर्सन का पॉइंट। चेयरपर्सन ऑफ पॉइंट अलग अलग कमेटी के हिसाब से चेयरपर्सन का पॉइंट आता है। तो चेयरपर्सन क्या होता है कि जो ऑडिट कमेटी आज पर सेबी एलओडीआर है, उसमें चेयरपर्सन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और वो प्रेजेंट एट एजीएम भी होना चाहिए, अपने स्टेक होल्डर के सवालों को जवाब देने के लिए वो एजीएम में प्रेजेंट भी होना चाहिए। कौन सा? ऑडिट कमेटी एज पर सेबी एलओडीआर। और कंपनी एक्ट के हिसाब से कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरपर्सन हो सकता है। और फिर नेक्स्ट है एनआरसी। एनआरसी में भी चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो चेयरपर्सन नहीं होगा जो कंपनी का चेयरपर्सन, मतलब कंपनी के चेयरपर्सन के अलावा कोई भी बंदा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो इसका चेयरपर्सन बन सकता है। वो सेम प्रोविजन कंपनी एक्ट में भी दिया है एनआरसी के रिलेटेड। और एसआरसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका चेयरपर्सन बन सकता है, दोनों में कंपनी एक्ट एलओडीआर के हिसाब से, और उसको एजीएम में प्रेजेंट रहना जरूरी है। किसको? चेयरपर्सन को। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कोई भी आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब जो फाइनेंशियल हेड होते हैं, जैसे फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, कोई भी उसका मतलब कि जो भी एक्सपर्टाइज रखता है रिस्क मैनेजमेंट में, तो वो उसका चेयरपर्सन बन सकता है। तो ये हो गया आपका चेयरपर्सन के रिलेटेड पॉइंट। और उसमें आता है एक, मतलब ऑडिट कमेटी में एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो मेंबर है कमेटी के उनको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सेबी एलओडीआर बोलता है कि सारे पर्सन को फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कम से कम एक बंदे को फाइनेंस के रिलेटेड एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एक्सपर्टीज़ मतलब कि एक एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे कोई सीए हो गया, कोई बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, मतलब कि उस हिसाब से उसका एक्सपर्टाइज होल्ड करना चाहिए उसमें, चाहे वो एक्सपीरियंस के दम पे हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन के दम पे हो। तो सेबी एलओडीआर बोलता है कि सारे बंदों को मतलब फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट में बोलता है कि मेजॉरिटी और चेयरपर्सन को फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। और नेक्स्ट है बाकी ऐसा किसी कमेटी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। और ये हमने जो चेयरपर्सन का पॉइंट देखा था ना, उसमें जो एनआरसी कमेटी है, उसमें जो एजीएम है ना वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें मे लिखा है, मे प्रेजेंट, और वो डिसाइड कर सकता है कि कौन उसके क्वेरी को आंसर देगा। ये किस में दिया गया है? एनआरसी जो नॉमिनेशन कमेटी है, उसमें बोला गया है कि
प्रेजेंट होना है कि नहीं होना है वो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड है, आंसर कौन करेगा वो भी चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड है कि कौन स्टेक होल्डर के क्वेरी का आंसर करेगा। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ कमिटी। सेक्रेटरी ऑफ कमिटी कौन कौन होगा, तो उसमें खाली जो सेबी एलओडीआर के हिसाब से जो कमेटी है उसमें बोला है कि कंपनी का जो सीएस होगा वो सेक्रेटरी होगा। बाकी किसी भी कमेटी में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो सेक्रेटरी का खाली ऑडिट कमेटी एज पर सेबी एलओडीआर में ही दिया हुआ है रेफरेंस। फिर मीटिंग और अलग अलग कमेटी का कितना कैसी होनी चाहिए उसका प्रोविज़न क्या है, तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी में एलओडीआर के हिसाब से बोलता है कम से कम आपके 4 मीटिंग होनी चाहिए, एक साल में 4 मीटिंग, और गैप बिटवीन 2 मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। 120 डेज से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऑडिट कमेटी में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। एसआरसी एज पर सेबी एलओडीआर में बोला है कि साल में एक बार मिलना चाहिए। ऑडिट कमेटी में मतलब कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर एसआरसी की लेटर भी बोला है कि साल में एक बार, कंपनीज एक्ट में कोई रेफरेंस नहीं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बोला है कि साल में एक बार, और कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर आया कोरम, बोले आप जो ऊपर मीटिंग वाला पॉइंट है उसमें आप इतना कंक्लूड कर सकते हो कि खाली ऑडिट कमेटी एज पर एलओडीआर में जो 4 मीटिंग में 120 दिन वाला पॉइंट है, जो हमने देखा था कि लॉ में देखा था कि बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर था, सेम टू सेम यहाँ पे ही है। और बाकी जो कमेटी है उसमें वो साल में एक बार मिलना जरूरी है, बस इतना कंक्लूड कर सकते हो। कोरम में क्या है, इसमें पॉइंट आउट करना जरूरी है। कोरम कैसे होगा, कोरम आपका 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। कोरम जो ऑडिट कमेटी आज पर सेबी एलओडीआर है उसमें 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, और उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन जो कंपनी एक्ट के हिसाब से ऑडिट कमेटी है ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। एलओडीआर के हिसाब से जो एनआरसी है उसमें बोला है कि हायर ऑफ 1/3 और 2 आपका कोरम होना चाहिए, और उसमें कम से कम एटलीस्ट एक आईडी प्रेजेंट होना चाहिए, और बाकी किसी में भी कोई कोरम का प्रोविजन नहीं दिया। मतलब कोरम का प्रोविजन सिर्फ 2 ही जगह पे दिया है, ऑडिट कमेटी एज पर एलओडीआर 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम 2 प्रेजेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एनआरसी में 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ पे सिर्फ एक ही होना चाहिए। फिर विजिल मैकेनिज्म, ये सारे कमेटी हो गया। विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी के सेक्शन में ही आता है, सेक्शन 177 सब सेक्शन 9 और 10 में आता है विजिल मैकेनिज्म, और वो बोलता है कि मतलब एलओडीआर में भी आता है और कंपनीज एक्ट में भी आता है। एलओडीआर के हिसाब से तो सबको रखना जरूरी है ही, और बाकी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिन्होंने अगर कोई भी 1 रुपये का भी अगर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो उसमें विजिल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। और बोरोइंग अगर बैंक ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के से 50 करोड़ से या उससे ज़्यादा का लिया है तो विजिल मैकेनिज्म रखना जरूरी है। और विजिल मैकेनिज्म में भी मतलब क्या है कि किसी जो आपका चेयरपर्सन है विजिल मैकेनिज्म उसका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, और जो विक्टिम होगा या फिर जो कंप्लेन करने आएगा विसल ब्लोअर होगा उसका प्रॉपर सेफ गार्ड होगा। ये नॉर्मल प्रोविज़न है। तो ये आपका एक टाइप का पूरा कंपैरिजन हो गया अलग अलग टाइप ऑफ कमेटी का। तो हमने मतलब कि ये अलग अलग टाइप ऑफ कमेटी मतलब कि ऑडिट कमेटी एज पर एलओडीआर, फिर कंपनीज एक्ट, फिर एनआरसी में भी एज पर एलओडीआर और कंपनीज एक्ट, फिर एसआरसी में भी एज पर एलओडीआर और कंपनीज एक्ट, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एज पर एलओडीआर। तो ये पूरा चार्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पूरे चैप्टर के 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम लोग इसको प्रोविज़न को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समरी वाइज पढ़ेंगे। तो ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला बोलता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट